फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयरिश नॉवेलिस्ट जेम्स जॉयस की एक बहुत ही पॉपुलर नॉवल के बारे में जिसका नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये जेम्स जॉयस की सबसे पहली नॉवल भी थी। इसे 1905 और 1914 इन 2 सालों में लिखा गया था और साथ ही इसे पब्लिश किया गया था 1916 में। फ्रेंड्स, जब ये नावल लिखी गई थी तो मॉडर्निज़म का पीरियड चल रहा था और यहाँ दिखाया गया है इस नावल में कि ये जो मॉडर्निज़म है वो कैसे नावल के मेन कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है। साथ ही फ्रेंड्स, एक और बात यहाँ जानने वाली है कि ये जो नावल है ये एक कंस्टेलरो मैन है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कंस्टेलरो मैन एक ऐसे नैरेटिव को कहा जाता है जहाँ किसी आर्टिस्ट के यूथ और उसके मैच्योरेशन, जो उसमें मैच्योरिटी आती है लाइफ के बारे में, उसे बताया जाता है। तो ऐसे नैरेटिव को एक कंस्टेलरो मैन कहा जाता है। अब साथ ही फ्रेंड्स, ये जो नावल है इसकी सेटिंग रखी गई है डबलिन आयरलैंड में और लेट 19th सेंचुरी में। ये जो नावल है ये एक कैरेक्टर, जो हमारा मेन कैरेक्टर हमारा हीरो है, उसकी पूरी लाइफ को बताती है कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसे किस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती थी, रिलीजन का उसके लाइफ में कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था, किस तरह उसकी फैमिली उसे रिलीजन सिखाती थी, उसे रिलीजियस स्कूल में भेजती थी ताकि वो अपने धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहे। और ये जो धर्म से उसका जुड़ाव था ये कहीं ना कहीं उसे बहुत सारी चीज़ें करने से रोक रहा था। वो जिस तरह से एक आर्टिस्ट बनना चाहता था उसमें कुछ रुकावटें उसका धर्म पैदा कर रहा था और इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम और बेहतर जानेंगे जब हम इस नावल की स्टोरी को समझेंगे। अब अगर बात करें इस नावल के राइटर की तो जेम्स जॉयस का पूरा नाम था जेम्स ऑगस्टीन एलोसियस जॉयस। उनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1882 में और उनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 1941 में। वो एक आयरिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, टीचर और लिटरेरी क्रिटिक थे और साथ ही जो 20th सेंचुरी थी उसकी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और इम्पॉर्टेंट राइटर्स में वो गिने जाते हैं। इनकी फेमस वर्क्स में यूलिसिस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, फिनेगन्स वेक, इस तरह की वर्क शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस नावल की कहानी को समझते हैं। अब फ्रेंड्स, इस कहानी को समझने से पहले एक बात यहाँ पर जानने वाली है कि इस नावल में जो टाइम सेटिंग है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। यानी तुरंत ही जो मेन कैरेक्टर है उसकी इन्फेंसी का समय बताया जाता है, फिर तुरंत उसका चाइल्डहुड बताया जाता है, फिर कॉलेज टाइम बताया जाता है। बहुत जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है, तो आप भी इसकी तरह एडजस्ट हो जाइए। अब सबसे पहले नावल की शुरुआत होती है और जो पहला सीन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर का होता है जिसका नाम है स्टीफन डिडेलस। ये जो स्टीफन है ये अभी एक इन्फेंट है, एक बहुत ही छोटा बच्चा है और अपने फादर जिसका नाम है साइमन डिडेलस उसके साथ बैठा है। उसके फादर जो हैं वो उसे परियों की कहानी सुना रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ ये जो स्टीफन है ये अपने फादर की कहानियाँ सुन रहा है। साथ ही हमें बताया जाता है कि चूंकि स्टीफन एक छोटा बच्चा है तो बहुत सारी उसकी थॉट्स होती हैं और किसी तरह की कोई लगाम नहीं उसकी थॉट्स पर। बहुत कुछ वो सोचता है और उसमें सब कुछ आती है। जो विमेन सड़क पर कैंडीज़ बेच रही हैं वो उसके बारे में सोचता है। उसकी जो माँ है जिसका नाम है मेरी डेडलस उसके बारे में सोचता है, किस तरह वो घर का काम करती हैं, कितनी अच्छी वो स्मेल करती हैं, जो मदरली स्मेल होती है वो उसे फील होती है। साथ ही उसे अपनी गवर्नेंस की याद आती है। मिसेस डांटे जो उसकी गवर्नेंस है वो किस तरह उसकी हेल्प करती है, उसके ब्रशेस का ख्याल रखती है। और जो उसके पास में उसके घर के बगल में एक नेबर है जिसका नाम है ईलीन, वो इन सभी के बारे में सोचता है। और इस तरह हमें बताया जाता है कि एक जो छोटा बच्चा है उसका जो दिमाग है वो बहुत कुछ सोचता है और बहुत जल्दी सोचता है। अब यहाँ से सीन चेंज होती है और हमें बताया जाता है कि जो स्टीफन है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब ये जो स्टीफन ये बड़ा हो चुका है तो अब इसे स्कूल जाना होगा और इसे एक क्रिश्चियन स्कूल भेजा जाता है। चूँकि इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा कैथोलिक है तो इस पर पूरी तरह से रिलीजन का प्रेशर रहता है और इसीलिए एक क्रिश्चियन स्कूल भेजा गया है इसे, जिसका नाम है क्लोंगोव्स वुड कॉलेज।
अब ये जो स्कूल है ये एक बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ रहकर स्टीफन को पढ़ाई करनी होती है और शुरू शुरू में उसे बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे होम सिकनेस होती है, उसका मन करता है कि वो घर लौट कर आ जाए। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो बाकी बच्चों के साथ खेलते खेलते एडजस्ट कर जाता है और उसे अपना स्कूल भी पसंद आने लगता है। साथ ही बीच बीच में उसे घर आने का भी मौका मिलता है छुट्टियों में। और ऐसा ही एक समय चल रहा होता है जब अचानक से स्टीफन की थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे ठंड लग जाती है और उसे उस स्कूल की जो इन्फर्मरी, जो छोटा हॉस्पिटल जैसा होता है स्कूल में, वहाँ उसे भेजा जाता है। और उस इन्फर्मरी में बैठे बैठे उसे पता चलता है कि एक आयरिश नेशनलिस्ट थे, एक बहुत ही फेमस कह सकते हैं आयरिश पॉलिटिशियन थे, जिसका नाम था चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल। उनकी डेथ हो गई है। और चूँकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी थे, तो उनकी डेथ के साथ ही बहुत तरह की डिबेट्स छिड़ गई हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। ये सारी बातें उसे पता चलती है। अब जब स्टीफन घर आता है तो वो देखता है कि जो ये मिस्टर पार्नेल जिनकी डेथ हुई, उसका जो असर है वो उसकी फैमिली पे भी हो रहा है। यानी उसकी फैमिली में भी दो तरह के लोग हैं। कुछ जो मिस्टर पार्नेल के सपोर्ट में थे, जैसे उसके फादर जो हैं वो उसके मिस्टर पार्नेल के सपोर्ट में नहीं हैं। बाकी जो लोग हैं वो मिस्टर पार्नेल के सपोर्ट में हैं। और इस तरह से चूँकि वो अपनी फैमिली में एक शांत डिनर करना चाहता था अपने पूरे परिवार के साथ, इतने दिनों के बाद वो स्कूल से लौटा था, लेकिन जो पूरा क्रिसमस का समय था वो सिर्फ इस तरह के झगड़े, जो फैमिली झगड़े होते हैं, उसी में बीत गया। तो एक तरह से ये आप समझिए कि जो इसका घर का माहौल है, स्टीफन के घर का माहौल है, वो उतना अच्छा नहीं था। अब जब स्टीफन अपनी छुट्टियों के बाद स्कूल लौट कर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके स्कूल में उसके कुछ क्लासमेट्स थे, वो कुछ सेक्सुअल हैबिट्स करते हुए पकड़े गए थे अपने अपर क्लास स्टूडेंट्स के साथ। यानी वो जो लड़के थे वो होमोसेक्सुअल थे, उन्हें पकड़ा गया, उन्हें पनिश किया गया। और इस कारण जो स्कूल का रेप्यूटेशन है वो थोड़ा ख़राब हो गया। जो टीचर्स थे वो बड़े भड़के हुए थे, गुस्से में थे और अपना गुस्सा कभी भी किसी भी स्टूडेंट पर निकाल देते थे। अब ऐसा हुआ स्टीफन के साथ कि स्टीफन एक चश्मा पहनता था और उसके एक क्लासमेट ने उसका चश्मा तोड़ दिया। अब चूंकि उसका चश्मा टूट गया था तो उसे लिखने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा था उसे लगा कि स्टीफन जानबूझकर धीरे धीरे लिख रहा है और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने स्टीफन की पिटाई कर दी। अब स्टीफन जो है उसे बड़ा बुरा लगा कि मेरी गलती नहीं थी फिर भी मुझे पनिश किया गया। तो जितने उसके स्कूलमेट्स थे वो उससे कहने लगे कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम जाकर जो रेक्टर है, जो पूरे स्कूल और कॉलेजेस का हेड है यहाँ पर, उससे कंप्लेन करो। अब स्टीफन को भी लगता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ तो मुझे कंप्लेन करनी चाहिए और वो जाकर रेक्टर से कंप्लेन करता है। रेक्टर जो है वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो पूरी बात सुनते हैं स्टीफन की और कहते हैं कि वो सही एक्शन ज़रूर लेंगे। और इस तरह से स्टीफन जो है वो अपने क्लासमेट्स की नज़रों में, अपने स्कूलमेट्स की नज़रों में एक हीरो की तरह बन जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा समय और बीतता है और हमें स्टीफन के बारे में बताया जाता है कि ये जो स्टीफन है इसकी फैमिली की कंडीशन सही नहीं है। यानी कि ये कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, बहुत ही पुअर फैमिली है इनकी। और पैसे की कमी के कारण इनकी जो फैमिली है वो डबलिन शिफ्ट हो जाती है। अब डबलिन शिफ्ट हो जाती है तो स्टीफन भी डबलिन आ जाता है और डबलिन में स्टीफन की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है एमा क्लेरी। ये जो एमा क्लेरी है ये स्टीफन की दोस्त हो जाती है और स्टीफन इसके लिए एक लव पोएम लिखता है। यानी पहला प्यार जो है स्टीफन का वो यही लड़की है और एक तरह से इसकी इंस्पिरेशन है। यानी एमा कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्टीफन को पोइट्री लिखने के लिए मोटिवेट करती है। अब यहाँ से समय जो है वो फिर थोड़ा आगे बढ़ता है और स्टीफन जो है वो अब बेलवेद्रे नाम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉलेज में पढ़ता है। साथ ही स्टीफन जो है अपनी सीरियसनेस के लिए और अपनी स्टडीयसनेस के लिए जाना जाता है। बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है ये। साथ ही यहाँ पर स्टीफन जो है उसकी जो लाइफ है उसमें एक तरह की चेंजेस आने लगती हैं। यानी चूँकि अब उसकी प्यूबर्टी जो है वो उसे हिट कर चुकी है और अब उसके मन में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने की इच्छा होती है।
लेकिन चूंकि वो एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली से है तो शादी से पहले इस तरह की कोई भी काम करना उनके लिए सिन माना जाता है। और स्टीफन जो है वो बहुत कंफ्यूज है कि वो क्या करेगा, उसे समझ में नहीं आ रहा। अब ये सारी चीज़ों के बीच में एक और चीज़ ये होती है कि चूंकि स्टीफन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था तो अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए और कुछ अच्छे एग्ज़ाम्स पास करने के बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं और वो सारे पैसे वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली पर खर्च कर देता है। तो जब तक उसके पास पैसे थे वो खुश था, लेकिन जैसे ही वो पैसे ख़त्म हुए वो दोबारा से उदास रहने लगता है और रेस्टलेस रहने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। तो वो डिसाइड करता है कि जो उसे परेशानियां हैं वो उसे दूर करेगा, और भले ही ऐसा करने में उसे डर लग रहा है, उसे शर्म आ रही है, फिर भी वो अपनी जो सेक्सुअल इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करता है और जाकर कुछ प्रोस्टिट्यूट्स के साथ अपना समय गुजारता है। प्रोस्टिट्यूट्स अगर आप नहीं जानते तो जो वैश्याएं होती हैं उन्हें प्रोस्टिट्यूट्स कहा जाता है। और इस तरह से कह सकते हैं स्टीफन की जो सेक्सुअल अवेकनिंग है वो शुरू होती है। अब ये शुरू तो हो गई, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उसे कैथलिक रिलीजन में इन सारी चीज़ों को एज अ सिन ट्रीट करना सिखाया गया है और अब उसे डर है कि उसे हेल जाना पड़ेगा, नर्क में जगह मिलेगी, और अगर उसकी फैमिली को पता चला, उसकी सोसाइटी को पता चला तो उसके साथ क्या होगा। साथ ही ये जो स्टीफन है इसके कॉलेज में 3 दिनों के लिए एक रिलीजियस एक्टिविटी होती है जहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि सिन क्या है, हेल क्या है और हेल में किस तरह की सफरिंग होती है। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ये जो स्टीफन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट हो जाती है कि अरे मैंने तो ये सारे गलत काम किए हैं, मेरा अब क्या होगा। और वो डिसाइड करता है कि वो अब एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा, जिस तरह की ज़िंदगी उसे सबने सिखाई है जीने के लिए, धर्म के राह पर चलकर बिल्कुल वैसी ज़िंदगी जिएगा। और इसी के साथ वो खुद में चेंजेस लाना शुरू करता है। चेंजेस इतनी ज़्यादा ले आता है कि जिस कॉलेज में वो पढ़ता है बेल्वेडेयर में, वहाँ का डायरेक्टर स्टीफन को बुलाता है और कहता है कि तुम में जो क्वालिटीज़ हैं वो एक प्रीस्ट में पाई जाती हैं, तो तुम एक काम करो, तुम प्रीस्ट बन जाओ। जिस तरह की तुम में क्वालिटीज़ हैं, जितनी तुम धर्म की इज्जत करते हो, तुम्हें एक प्रीस्ट बनना चाहिए। और स्टीफन इस बारे में सोचता भी है कुछ पल के लिए कि क्या मैं एक प्रीस्ट बन सकता हूँ। फिर वो सोचता है कि ये जो प्रीस्ट की लाइफ है ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह की लाइफ जी सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही एक बार रास्ते से भटक चुका हूँ। और इसलिए वो इस काम के लिए मना कर देता है, प्रीस्टहुड के लिए, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन है वहाँ अप्लाई करता है। अब एक दिन वो एक समुद्र के किनारे यूं ही टहल रहा होता है कि पास ही में समुद्र के पास एक लड़की उसे दिखती है जो कि पानी में खड़ी है और कह सकते हैं पानी के बहाव को एंजॉय कर रही है। वो जब उस लड़की को देखता है तो उसे दिखता है कि वो लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और उसे देखकर उसके मन में एक तरह की लॉन्गिंग, एक तरह की इच्छा जाग उठती है। और उसे साथ ही ये भी फील होता है कि खूबसूरती को पसंद करना, खूबसूरती को पाने की चाहत रखना ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं दे रहा और ना ही मैं किसी और के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। तो शायद मैं धर्म के रास्ते पर चलने के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन जो मेरा रास्ता है वो भी गलत नहीं है। और उसी समय वो डिसाइड करता है कि वो एक आर्टिस्ट बनेगा, वो धर्म के रास्ते पर अब और नहीं चलेगा। इसी के साथ अगला सीन आता है और जो स्टीफन है वो यूनिवर्सिटी चला जाता है। उसने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी चला जाता है और वहाँ जाकर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और वेल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट बनता है। वो ज़्यादा क्लासेस नहीं अटेंड करता और एक अच्छा खासा ग्रुप है उसका, उसके दोस्तों का, और उनके साथ बैठकर वो कह सकते हैं जो राइटिंग्स, नॉवेल्स, इस तरह की चीज़ों के बारे में बातें करता है। यहाँ तक कि जो उसका ग्रुप है वो भी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है और उन्हें विश्वास है कि ये जो स्टीफन है ये ज़रूर ही कुछ ग्रेट करेगा। सिर्फ उसका एक दोस्त है क्रैनली, जो कि स्टीफन से सही तरीके से बात करता है, ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा एडमायर नहीं करता है। और क्रैनली जो है वो स्टीफन को समझाता है कि तुम जो कर रहे हो वो भी सही है, लेकिन पूरी तरह अपनी फैमिली के बताए रास्ते से हटना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्टीफन जो है उसने अब अपनी फ्रीडम पा ली है और वो जानता है कि वो अब क्या करना चाहता है। उसे एक आर्टिस्ट बनना है और अब उसे किसी तरह की रुकावट नहीं चाहिए। वो नहीं चाहता कि कोई और उसे रोके, उसे समझाए कि उसे क्या करना है।
तो स्टीफन जो है वो एक और पोएम लिखता है एमा के लिए। एमा, आपको याद होगी, उसकी फर्स्ट लव एमा जो थी, वो उसके लिए एक पोएम लिखता है। लेकिन उस पोएम के लिखने के साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि एमा जो है वो उसकी नहीं हो सकती है, और वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। जो नॉवेल की लास्ट पेजेस होती हैं वो कुछ डायरी की एंट्रीज़ की तरह होती हैं, और स्टीफन जो है वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो आयरलैंड छोड़कर चला जाएगा और अपनी ज़िंदगी एज अ राइटर बिताएगा, एक फेमस राइटर बनने की वो कोशिश करेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये नॉवेल ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए। ये थी जेम्स जॉयस की नॉवेल अ पोट्री ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन।